इस वीडियो में हम थ्रोज लगे हुए फंक्शन को ओवरराइड कैसे करते हैं ये समझेंगे। मतलब ओवरराइडिंग में थ्रोज का क्या रोल होता है। तो अगर हम एक क्लास लिखें और इस क्लास में एक फंक्शन लिखें जिस पे थ्रोज क्लॉज हो, void m1, और इस पे लिखा हुआ है थ्रोज और हमने लिखा IO एक्सेप्शन। इस फंक्शन का कुछ कोड है, ये हमारी क्लास है। तो थ्रोज लगे हुए मेथड की ओवरराइडिंग किस तरह होती है ये हमें समझना है। नॉर्मल ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है? सुपर क्लास में और सब क्लास में मेथड का नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम, पैरामीटर सेम, तो ओवरराइडिंग हो जाती है। अब थ्रोज लगे फंक्शन से सिग्नेचर चेंज हो चुका है, तो सिग्नेचर सेम करने से ओवरराइडिंग होती है। तो पहले तो हम इसकी सब क्लास लिखें, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, सब क्लास बन गई। अब इस सब क्लास में हमें ये m1 मेथड ओवरराइड करना है। तो b एक्सटेंड्स ए, ये सुपर क्लास है, b सब क्लास है, ए के सारे मेंबर्स b में आएंगे, तो ये m1 इनहेरिट हो रहा है। हमें इसका इनहेरिटेंस रोकना है, मतलब m1 मेथड को ओवरराइड करना है। किसी भी मेथड को ओवरराइड करने के लिए उस मेथड का रिटर्न टाइप, नाम m1, पैरामीटर्स उसमें ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक, और उसकी जो भी नया इम्प्लीमेंटेशन है वो। अभी तक जो कंसेप्ट हम समझते हैं वो इतना है कि सुपर क्लास में मेथड का नाम सेम हो जाए, रिटर्न टाइप सेम हो जाए और पैरामीटर सेम हो जाए तो ओवरराइडिंग हो जाती है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और भी मालूम है हमें कि अगर यहाँ जो मॉडिफायर लगा हुआ है तो ओवरराइडिंग के बाद उस मॉडिफायर से बड़ा मॉडिफायर लगा सकते हैं, ज़्यादा एक्सेस वाला मॉडिफायर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मॉडिफायर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर को ओवरराइड करके या तो डिफ़ॉल्ट ही रखो या डिफ़ॉल्ट से बड़ा, यानी पब्लिक या प्रोटेक्टेड, वो मॉडिफायर यहाँ पे अलाउड है। प्राइवेट यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट से कम एक्सेस वाला हो जाएगा प्राइवेट। तो एक्सेस मॉडिफायर सेम हो सकता है या ज़्यादा एक्सेस वाला हो सकता है। तो एक्सेस मॉडिफायर अभी तो सेम है, ठीक है, चलता है। वॉइड बिल्कुल सही है, m1 पैरामीटर्स सब बराबर है। मतलब इस समय तक, अभी तक जो हम कंसेप्ट समझते थे ओवरराइडिंग का, वहाँ तक तो ओवरराइडिंग हो गई है। लेकिन जो सुपर क्लास ए है उसके मेथड पे थ्रोज IO एक्सेप्शन लिखा हुआ है। अगर किसी फंक्शन पे थ्रोज लिखा होता है तो ओवरराइडिंग में क्या करना होता है। अब इसमें अगर आपने थ्रोज लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं ओवरराइडिंग के केस में? हम यहाँ पे या तो जैसे हमने थ्रोज वहाँ से हटा दिया तो वैलिड है। फर्स्ट केस हम थ्रोज को हटा दें, सब क्लास में जो मेथड है हम उसमें थ्रोज रिमूव कर दें, रिमूव थ्रोज। पहला कंडीशन है कि हम थ्रोज हटा दें। सेकेंड कंडीशन है हम एग्जैक्टली सेम थ्रोज लिख दें। सुपर क्लास के मेथड पे जो थ्रोज लिखा है हम एग्जैक्टली वो का वही थ्रोज लिख दें, मतलब थ्रोज IO एक्सेप्शन लिख दें, तो भी ओवरराइडिंग सक्सेसफुल है। तो ओवरराइडिंग सक्सेसफुल कब कब हो गई? रिमूव थ्रोज, आप थ्रोज पूरी तरह से हटा दें वहाँ से। अगर थ्रोज हटा दिया हमने, सिर्फ इतना लिखा उस पर थ्रोज नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कोड कंपाइल होगा। अगर आपने एग्जैक्टली सेम थ्रोज लिख दिया तो भी ये कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे थ्रोज लिखें और हम किसी दूसरी एक्सेप्शन का नाम लिखें, IO एक्सेप्शन की जगह पे हम ऐसा कोई नाम लिख दें, जैसे मान लीजिए थ्रोज एक्सेप्शन, ऐसा लिख दें, तो अब ये सही है कि गलत है। तो थ्रोज लिखे मेथड को ओवरराइड करते समय जो थर्ड केस, पहले दो केस तो हम एकदम क्लियर समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली सेम थ्रोज लिख दें मतलब IO एक्सेप्शन है तो IO एक्सेप्शन लिख दें, या हम थ्रोज लिखे ही नहीं सब क्लास में तो चल जाएगा। लेकिन अगर अभी हमने वहाँ एक्सेप्शन लिख दिया, थ्रोज एक्सेप्शन, तो ये सही होगा कि गलत होगा हमको ये समझना है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के m1 कॉल करेंगे कभी, तो क्या होगा? हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे m1 कॉल किया, तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट से m1 कॉल करते समय कंपाइलर क्या बोलेगा कि क्योंकि आप ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हो जिसके ऊपर थ्रोज लगा हुआ है
और थ्रोज लगाए हुए फंक्शन को बिना ट्राई के नहीं लिख सकते, इसलिए आपको यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा और कैच में आईओ एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगी। मतलब इतना हम समझ गए कि ये लाइन ट्राई में आना चाहिए और ट्राई के कैच में आईओ एक्सेप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम M1 मेथड ए वाला कॉल करने के लिए ट्राई कैच लगा के आईओ एक्सेप्शन हैंडल कर देंगे। ऐसे ही कभी हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, बी डॉट M1। अब बी डॉट M1 मतलब ये वाला M1, तो कंपाइलर क्या कहेगा, ट्राई लगाइए, ट्राई में कैच लिखिए, कैच में एक्सेप्शन हैंडल करिए। तो हमने अगर इस लाइन को चलाना है तो यहाँ ट्राई लगाना पड़ेगा, ट्राई का कैच भी लिखना पड़ेगा और कैच में आईओ एक्सेप्शन भी लिखना पड़ेगा, तो ये कोड कंपाइल हो जाएगा। मतलब अभी तक हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि ठीक है अगर इसे यहाँ आईओ एक्सेप्शन लिखा है या एक्सेप्शन लिखा है तो जब इसको कॉल करेंगे तब वो ट्राई कैच लगवा के आईओ एक्सेप्शन हैंडल करवा लेगा, जब बी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करेंगे तब वो ट्राई कैच लगा के एक्सेप्शन हैंडल करा लेगा। कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही। लेकिन हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट वाइडनिंग पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट वाइडनिंग पॉसिबल है मतलब ए इक्वल टू बी कमांड वैलिड कमांड है। सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में कॉपी किया जा सकता है, तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में कॉपी किया जा सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। और ए डॉट M1 उसके बाद भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कोड लिखा हमने तो ए डॉट M1 कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखो और रन टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू देखो। कंपाइलर इस लाइन पे बोलेगा ट्राई कैच लगाइए, आईओ एक्सेप्शन हैंडल करिए, तो आपने ट्राई कैच लगा के आईओ एक्सेप्शन हैंडल कर दिया। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी से M1 कॉल किया, उसने देखा बी क्लास का ऑब्जेक्ट M1 मतलब यहाँ पे ट्राई कैच लगा के एक्सेप्शन हैंडल करिए, तो आप ट्राई कैच लगाएंगे और एक कैच में एक्सेप्शन भी लिख देंगे। ए इक्वल टू बी सिंटेक्स वाइज देखेगा क्या सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो सिंटेक्स वाइज एक सही कमांड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कमांड चल सकती है। लेकिन अभी ना तो मेमोरी बनेगी ना मेमोरी ट्रांसफर होगी, वो सिर्फ सिंटेक्स देखेगा। ये कोड कंपाइल हो गया। ए डॉट M1 फिर से इसको कंपाइल करेगा। ए डॉट M1 ए क्या है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से M1 कॉल कर रहे हो तो M1 कॉल करते समय क्या बोलेगा, ट्राई कैच लगाइए और आईओ एक्सेप्शन हैंडल करिए। मतलब इस पे आईओ एक्सेप्शन हैंडल करने को बोलेगा कंपाइलर, इस पे एक्सेप्शन हैंडल करने को बोलेगा और इस पे आईओ एक्सेप्शन हैंडल करने को बोलेगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन हैंडल कर देते हैं, यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन हैंडल कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं ट्राई, ट्राई इसका कैच और कैच में आईओ एक्सेप्शन। अब हमें रन टाइम पे ये देखना है कि रन टाइम पे ऐसा क्या सिचुएशन बनेगा जब इस मेथड को कॉल करेंगे। तो अभी M1 मेथड पे ट्राई कैच होना चाहिए और कैच में आईओ एक्सेप्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंपाइलर ने बोला ए यानी ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से M1 यानी ये वाला M1, इसलिए कंपाइलर ने फोर्सफुली आपसे आईओ एक्सेप्शन हैंडल करवा लिया, जो कि आपने कर दिया। यहाँ पे भी आईओ एक्सेप्शन हैंडल करने को बोलेगा, वैसे ही ट्राई कैच लगा लेंगे, और यहाँ बोलेगा एक्सेप्शन तो वो भी हम लगा लेंगे। अभी हमको इसमें इंटरेस्ट है कि ए इक्वल टू बी के बाद M1 कॉल करने में क्या होगा। तो मेमोरी पे देखना स्टार्ट करते, मेमोरी पे देखना स्टार्ट करते तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ए क्लास के ऑब्जेक्ट में जो M1 होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, XYZ कोड वाला M1 होगा, XYZ। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी का ऑब्जेक्ट बना, इसमें M1 होगा लेकिन कौन सा वाला, ये वाला M1 होगा, मतलब PQR वाला, इसमें PQR वाला M1 है। यहाँ तक से ए डॉट M1 कॉल करोगे वो वाला कॉल होगा, ट्राई कैच लगाना, आईओ एक्सेप्शन हैंडल करना, ठीक है आपने कर ही चुके हो। बी डॉट M1 ये वाला कॉल होगा, इसमें ट्राई कैच लगाना है और कैच लगा के एक्सेप्शन हैंडल करना है, वो भी हम कर चुके हैं। फिर ए इक्वल टू बी, बी का एड्रेस ए में कॉपी कर दीजिए। बी का एड्रेस कौन सा है, ये, इसको ए में कॉपी कर दीजिए। तो ए में जैसे ये वाला एड्रेस कॉपी होगा, ए अपनी मेमोरी को छोड़ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपने बी इक्वल टू ए लिखा, बी में जो कुछ है वो ए में कॉपी कर दीजिए। बी में जो कुछ है, बी में इस मेमोरी का एड्रेस है तो इस मेमोरी का एड्रेस ए में कॉपी कर दीजिए। तो ए में इस मेमोरी का एड्रेस कॉपी हो गया, तो वो अपना एड्रेस छोड़ के यहाँ आ गया। तो रन टाइम में ए क्लास का ऑब्जेक्ट इस मेमोरी पे आ चुका है, इस लाइन के बाद। अब ए डॉट M1 कॉल होगा, तो ए डॉट M1 अब यहाँ से M1 पिकअप करेगा
और M1 PQR वाला कॉल करेगा, और जब PQR वाला मेथड कॉल होगा तब ट्राई होना चाहिए, ट्राई का कैच होना चाहिए, और कैच में एक्सेप्शन होना चाहिए। और यहाँ पे आपने ट्राई लगाया है, M1 लिखा भी है, लेकिन कैच IU एक्सेप्शन। तो कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और रन टाइम इन्वायरमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। तो हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए जब हम ऐसा मेथड कॉल कर रहे हैं जिसके ऊपर ट्राई कैच में एक्सेप्शन होना चाहिए था, और अब ट्राई कैच में IU एक्सेप्शन बचा, तो ये गलत हो गया। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिखते IU एक्सेप्शन, अगर वहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिखा होता तो इस मेथड को कॉल करने के लिए ट्राई कैच में क्या चाहिए था, IU एक्सेप्शन। तो जब आप इधर भी आ गए तो भी M1 कॉल करते समय IU एक्सेप्शन चाहिए था, और IU एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको, तो सही है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है कि एग्जैक्टली सेम हो सकता है, तो एग्जैक्टली सेम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि अगर A.M1 से ये कॉल करो तब भी IU एक्सेप्शन चाहिए, और ये कॉल करो तब भी IU एक्सेप्शन चाहिए। तो A इक्वल टू B के पहले कॉल करो या A इक्वल टू B के बाद कॉल करो, दोनों समय IU एक्सेप्शन चाहिए था, तो वो मिल गया उसको। तो एग्जैक्टली सेम लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंज करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर A इक्वल टू B नहीं लिखा, मतलब मैंने रेफरेंस चेंज नहीं किया, ये लाइन नहीं चलाई, तो A ऊपर की मेमोरी में, तो A.M1 में ट्राई कैच में IU एक्सेप्शन चाहिए, और A इक्वल टू B लगाने के बाद A.M1 में एक्सेप्शन चाहिए। तो IU एक्सेप्शन सब क्लास है और एक्सेप्शन सुपर क्लास है। अगर IU एक्सेप्शन सब क्लास है और एक्सेप्शन सुपर क्लास है, तो ये उस एक्सेप्शन की प्रॉपर्टीज़ नहीं रखता है, ये उसको हैंडल नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्शन लिखा होता है यहाँ पे, तो उसमें IU एक्सेप्शन भी आती है, अर्थमेटिक भी आती है, नल पॉइंटर, जमाने भर की एक्सेप्शन उसमें आती है। तो अगर यहाँ एक्सेप्शन लिखते तो सही हो जाता है। मतलब थर्ड कंसेप्ट क्या है, थर्ड पॉइंट जो हमारा थ्रोज वाला है, आप एग्जैक्टली सेम नहीं रखते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसी क्लास का नाम नहीं लिखेंगे जो इसकी सुपर क्लास हो। आप एग्जैक्टली सेम लिखो या इसकी सब क्लास का नाम यहाँ लिखो। तो ओवरराइडिंग करते समय तीन कंसेप्ट है। थ्रोज पूरी तरह से हटा दो, एग्जैक्टली सेम थ्रोज लिख दो, या फिर यहाँ जो लिखी हुई क्लास है उसकी सब क्लास का नाम यहाँ थ्रोज करिए ओवरराइडिंग के समय। तो वहाँ अगर उसकी सब क्लास का नाम लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे IU एक्सेप्शन मिलता है और इसकी सब क्लास तो इसमें हैंडल हो ही जाती। तो थ्रोज लगे हुए मेथड को ओवरराइड करते समय तीन चीज़ें देखना है हमें। जो नॉर्मल ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है वो तो देखना ही है, रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम और मॉडिफायर सेम या बड़ा मॉडिफायर। उसके अलावा थ्रोज या तो पूरी तरह से हटा हुआ थ्रोज, या फिर एग्जैक्टली सेम थ्रोज हो, या फिर थ्रोज में जिस नाम की एक्सेप्शन का नाम लिखा हुआ है उसकी किसी सब क्लास का नाम वहाँ पे लिखा हुआ ओवरराइडेड मेथड पे, तो चल पाएगा। अदरवाइज कंपाइलेशन एरर है, ये इस तरह का कोड कंपाइल नहीं होगा। कंसेप्ट हम चला के देख चुके हैं कि क्यों नहीं होता है वैसे। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना है जब हम ऐसे मेथड को ओवरराइड करते हैं जिस पे थ्रोज लगा होता है।